आज हम अपनी पहली वीडियो का आगाज़ हदीस कुदसी से करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तूने स्पुर्द किया खुद को जो मेरी चाहत है तो दे दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है तो थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज से हम क्लास 9 साइंस ग्रुप की चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं, और आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास ये बनता है कि आपके पास ऑर्डर है क्या चीज़। ऑर्डर का सिंपल फार्मूला आपके पास होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये आता है कि रो क्या है। तो इस तरतीब को ज़रा देखिएगा, जिस तरतीब से मैं लिख रहा हूँ इसको समझना आपके लिए ईजी होगा। अगर हम इस तरीक़ेकार से जाएंगे तो ये हमारे पास रोज़ होती हैं, और अगर हम इसको कॉलम की तरफ लिखना चाहेंगे तो हम इसको जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इसे कॉलम कर देंगे। रो आपके पास एज अ हॉरिजॉन्टल फैक्टर होता है, और जो कॉलम आपके पास होता है ये आपके पास एज अ वर्टिकल होता है। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर का फार्मूला सिंपल आपके पास होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हम कभी भी किसी भी ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं तो अगर उसका ऑर्डर सेम है, जस्ट लाइक कि रो इक्वल टू कॉलम, तो वो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। और अगर हम उसको एज अ रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे तो उसमें सिंपल तरीकाकार ये है कि रो इक्वल टू कॉलम नहीं होता। जैसे इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, और इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर आते हैं इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें तो हमने कहा था कि जब हम इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जाते हैं तो इसे हम रो बोलते हैं, एंड जब हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लेकर जाते हैं तो इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम इसको सिंपल कहेंगे कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। और थोड़ा सा इसको आप एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट ऑर्डर पे जा रहे हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। जो चीज़ें सेम है मैं उसको थोड़ा थोड़ा स्किप करता जा रहा हूँ। इसका भी ऑर्डर आपके पास बन जाएगा 2 क्रॉस 2। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास सी इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो आप जरा थोड़ा सा अगर इस पॉइंट को देखें तो हमने कहा था जब हम सिर्फ इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हमारे पास रो बनती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इसका अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो ये एज अ 1 रो एंड देन 2 कॉलम है। तो अगर हम इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास बनता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यानी कि 1 क्रॉस 2। एक चीज़ का ध्यान रखना, अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो रो की जगह पहले कॉलम को लिख लेते हैं और फिर कॉलम की जगह वो रो को लिखते हैं। तो ऑर्डर का जो स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया है वो होता है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो इसमें हमेशा हम रो को ही पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में लिखेंगे। अगर नेक्स्ट ऑर्डर पे जाएं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, अगर हम इस कंसेप्ट को देखें तो ये आपके पास तीनों रोज बनती हैं लेकिन जस्ट एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आपके पास बन जाएगा 3 क्रॉस 1। नेक्स्ट ऑर्डर पे देखें, इसका ऑर्डर बन जाएगा आपके पास 3 क्रॉस 2। अगर हम इसके ऑर्डर को देखेंगे तो ये आपके पास 1 क्रॉस 1 है। इन शॉर्ट इसको भी हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलें तो भी स्क्वायर बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर अगर हम इसको देखेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, इसे भी हम एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पे आए, ऑर्डर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं
और 3 कॉलम है, और इन शॉर्ट अगर हम इसे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोलना चाहें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब सबसे पहले अगर हम इक्वल मैट्रिक्स की तरफ देखें तो इक्वल मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब उन दोनों की एंट्रीज में अगर हम कुछ कैलकुलेशन करें और आफ्टर सम टाइम उनके आंसर्स मैच कर जाएं तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है A इज इक्वल टू सी। अब मैंने A इक्वल टू सी क्यू का, अब हम इसकी एंट्रीज की तरफ जाते हैं। A की एंट्रीज है आपके पास 3 एंड C की एंट्रीज है आपके पास 5 माइनस 2। तो अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे तो 3, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3। तो इसका मतलब है कि A और C ऐसे मैट्रिसेस हैं जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, हम कहते हैं J इज इक्वल टू H। अब हमने क्यों कहा J इज इक्वल टू H, मैं इनकी एंट्रीज को लिखता हूँ 2 प्लस 2, 2 प्लस 4, 2 माइनस 2, 2 प्लस 0, और फिर हम अगर H की एंट्रीज को लिखते हैं तो H हमारे पास है 4, 0, 6 और 2। अगर हम इसकी थोड़ी सी एंट्रीज को प्लस माइनस करके कैलकुलेशन देखें तो अगर हम इसको सिंपल करेंगे 2 प्लस 2 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 0 2। इसकी कैलकुलेशन जब हम इसके साथ कर रहे हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 4, 6, 2 और 0। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि J जो है वो H के इक्वल है। तो ये आपके पास एक कंसेप्ट बन रहा है इक्वल मैट्रिक्स का। अब एक दो एग्जांपल्स मैं आपके पास और शेयर करता हूँ। अब हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू G है। कैसे हम कह रहे हैं कि F इज इक्वल टू G है? F की एंट्रीज हैं आपके पास 2 और 6, और जो आपके पास G की एंट्रीज आ रही हैं वो आपके पास आ रही हैं 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3। अगर हम इसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं 3 में से 1 को निकालेंगे 2, 3 प्लस 3 6। तो यूं हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू G। एक समटाइम थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज किया जाता है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि जो B मैट्रिसेस है वो D के इक्वल नहीं है। B नॉट इक्वल टू D। अब रीजन देखें, B की एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं 3 और 5, लेकिन जब हम D की एंट्रीज को देख रहे हैं तो D की एंट्रीज आपके पास आ रही हैं 5 और 3। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मैच करना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 की अल्टरनेट एंट्री 5 है और 5 की अल्टरनेट एंट्री 3 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे आपके पास ये कंसेप्ट पूरा हो चुका है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन इक्वल मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक ये होती है कि अभी मैंने आपको कहा था जब भी हम किसी मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब होता है कि हम पहले एंट्रीज को दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के साथ सेम कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम तमाम एंट्रीज को दूसरी एंट्रीज के साथ सेम करते जाएंगे। अगर हम इक्वेशंस की फॉर्म में बनाएं तो हम ये कह रहे हैं कि A प्लस C इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। 3 माइनस 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और 4D माइनस 6, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल। इन शॉर्ट हम इसको यूँ कह देते हैं कि ये फिक्स वैल्यू हैं और ये चेंजेबल वैल्यू हैं। और मोस्टली जब हम मैथ की फॉर्म में लिखते हैं तो कांस्टेंट जैसे 3, 7, 2 ये सब कांस्टेंट है। और जब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं तो मोस्टली हम A, B, C, X, Y या Z इस तरह के किसी भी अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं।
तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास 4 इक्वेशन हैं a प्लस सी। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे एज 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं a और c। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं a और b। तीसरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं c माइनस 1 इक्वल टू 3। यहाँ सिर्फ c एक ऐसा वेरिएबल है जो अकेला इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। -1 को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये +1 हो जाएगा। c इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, c का आंसर निकाल लिया और उसे हम करते हैं पुट इन 1। अब यहाँ पे हमने c की वैल्यू को उठा के पुट कर लेना है जो हमने नीचे ड्राइव की है। a प्लस c का आंसर हमने निकाला 4 इक्वल टू 0। तो ये +4 उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगी -4। a इक्वल टू -4। तो यूँ हमने a का आंसर भी निकाल लिया। इस a का आंसर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम यहाँ पे इसका आंसर पुट करेंगे -4 + 2b इक्वल टू -7। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में ऐड नहीं होते। हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो -4 एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है और +2b एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो हम -4 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे 2b इक्वल टू -7 + 4 2b इक्वल टू। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास ये आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -7 + 4 अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो आंसर तो हमारे पास 3 आता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैथ्स में जब भी 2 वैल्यूज़ हों तो हमेशा हम वो साइन इस्तेमाल करते हैं जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये -7 था, ये बड़ा आंसर था, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस 2 को सिंपल इसके साथ डिवाइड कर दें। b इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। और यूँ हमने b का आंसर भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 4 पे जा रहे हैं तो 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो आप ये देख सकते हैं कि d वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसको हम दोनों तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लेते हैं। 4d + 2d इधर आके -2d इक्वल टू -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकालेंगे तो आपके पास 2d इक्वल टू 6 और इस 2 को तो जाके डिवाइड कर दें। d इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड d इक्वल टू 2 1 जार 2 2 3 जार 6। तो यूँ हमने इस क्वेश्चन में चारों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें चारों वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है और हम अब लास्ट में अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3/2, c इक्वल टू आंसर आपके पास 4 है और d इक्वल टू 3। और यूँ हमने इस क्वेश्चन में a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना था जो हम अपने वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यूँ इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।